हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज रुद्र व्यास और आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कुछ जावा के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, या कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावा के, जो कि आपको हेल्प कर रहे होंगे यार किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में, या फिर कह लीजिए आंसरेबल होने में। बिकॉज ये से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने बहुत मेहनत से निकाले हैं और ये बेसिकली पूछे जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ यार जावा इन वन शॉट वीडियो हमने पहले ही डाल दी है, जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको जावा को 2 से 3 घंटे में पढ़ना है तो। बहुत अच्छा कंटेंट बनाया गया है, जिसने देख लिया है वो अब ये वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा जागरूक हो सके कि ठीक है मुझे बहुत अच्छे से आता है। और हाँ, बिल्कुल 15 से 16 क्वेश्चन है जिसको आप करने के बाद अपना कॉन्फिडेंस भी जागरूक करेंगे, साथ ही साथ किसी भी प्लेसमेंट को क्रैक करने में आपको हेल्प मिल रही होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो गाइस, जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है यार हमारा, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के बावजूद जावा को हम 100% कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन, ठीक है, आपको रीजन बताना है। रीजन है यार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जी हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो आप यूज करते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम लिखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए इंट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 मैं लिख रहा हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने यहाँ पर यूज कर लिया इंट। अब ये क्या है यार, प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल इंट लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से इंट, बाइट, कैर, बुलियन, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से आपका जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यार हमारा पहला क्वेश्चन। अब यार चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में यार वो आपसे पूछ सकता है कि यार आप जेडी के, जेआरई, जेवीएम, इन तीनों में डिफरेंस बता दो, इन तीनों के बारे में बता दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा लिख रखा है, डिफरेंस भी और इनके बारे में भी। ठीक है, सबसे पहला ऑब्वियस पॉइंट आता है यार इन तीनों का फुल फॉर्म, ये किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो जेडीके को आपको याद रखना है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई हो गया आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और जेवीएम हो गया यार आपका जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब इन तीनों में एक रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि यार सबसे पहले जेआरई का और जेवीएम का रिलेशन हम समझते हैं। क्या है कि जेआरई इज इक्वल्स टू जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरीज। ठीक है, जेआरई जो होता है ना वो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए उसको जेवीएम का नीड होगा, और साथ में कुछ और लाइब्रेरीज की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद यार जेडीके आपका पूरा का पूरा जो है, ऐसा समझिए जेडीके के अंदर जेआरई और जेवीएम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आप लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, इट कंटेन्स जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। तो जेआरई में आपका जेवीएम भी आ गया, और डेवलपमेंट टूल्स कौन से, आपको जो भी नेसेसरी होता है किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, पैकेज करने के लिए, सबका सब आपका जेडीके में है। ठीक है, तो जेडीके के अंदर ही ये दोनों हैं। तो यार ये आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी सा बिल्कुल लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस समझा रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेडीके पूरा आपका टूल है, नेसेसरी टू कंपाइल डॉक्यूमेंट एंड पैकेज जावा प्रोग्राम्स। वहीं पर जेआरई आपका रन टाइम एनवायरनमेंट है। उसके बाद जेवीएम यार आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होता है। जेवीएम जो है उसका अभी हम जस्ट 2 मिनट में आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा जेवीएम पर, उसमें आप अच्छे से डिस्कस करेंगे जेवीएम क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार भैया पॉइंटर्स क्या होते हैं और जावा में क्यों यूज नहीं करते हैं। जावा में आप कभी नहीं देखेंगे आपने पॉइंटर्स यूज करे हैं, जैसे कि हम स्टार पी करते थे सी में, जावा में कभी नहीं होता है। क्योंकि यार जावा जो है बिल्कुल सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, और पॉइंटर्स हो जाते हैं यार आपके अनसेफ। क्यों हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहीं ना कहीं पर पॉइंटर बनाया और उसको कोई ना कोई आपने लोकेशन दे दी कि ठीक है आप यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप इसकी लोकेशन को फ्री करना भूल जाते हैं तो वो लोकेशन हमेशा उस पॉइंटर के पास रह जाती है, और ये मेमोरी का वेस्टेज कर देती है। और साथ ही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जावा में पॉइंटर नहीं होते हैं। तो आप ऐसा आपको सामने वाले को आंसर दे सकते हैं कि कोड की सिंप्लिसिटी के लिए और सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने जावा में पॉइंटर्स को ऐड नहीं किया है। ठीक है, और यार जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो आपका जेवीएम संभाल लेता है। जेवीएम बहुत ही समझदार है, वो सारा का सारा मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन वो संभाल लेता है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है जावा में पॉइंटर्स को रखने की। उसके बाद यार नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यार इनफाइनाइट लूप हम चलाने वाले हैं। लूप क्या होता है, लूप में आप कोई कंडीशन देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन, फिर
आप देते हैं एंड कंडीशन, फिर आप देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉर लूप में। लेकिन यार सामने वाला पूछेगा आप इनफाइनाइट लूप कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर लूप कर दो और उसमें कोई भी कंडीशन मत दो। फॉर लूप के अंदर कोई भी कंडीशन मत दो, सिंपली आप ऐसा कर दो, तो ये हो जाएगा यार आपका इनफाइनाइट लूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लूप बिना कंडीशन के इनफाइनाइटली चलता है, और ये इट कैन बी ब्रोकन बाय डिफाइनिंग एनी ब्रेकिंग लॉजिक इन द बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लॉजिक लिखना पड़ेगा जिससे कभी ना कभी वो लूप जो है वो ब्रेक होगा, वरना आपका जो है इनफाइनाइटली पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट लूप डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीआईटी कंपाइलर। ठीक है, सामने वाला आपसे पूछेगा जीआईटी कंपाइलर क्या होता है हमें बताइए, तो आपको उसे बोलना है भैया पहले तो जीआईटी का आप लीजिए फुल फॉर्म। जीआईटी का फुल फॉर्म है यार जस्ट इन टाइम। ठीक है, ऐसा आपको उसको बताना है कि जीआईटी का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। अब ये करता क्या है, तो ये करता है यार आपका जो कंपाइलर है जीआईटी कंपाइलर, ये आपका कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से एफिशिएंट बना देता है। कैसे बना देता है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लाइन का कोड है। 6 लाइन के कोड को यहाँ पर हो रहा है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंटरप्रेटर है और वो एक एक लाइन को जो है इंटरप्रेट कर रहा है। मान लीजिए पहली लाइन जो है आपकी a इज इक्वल्स टू 5, वो इससे मिल रही है। ठीक है, ये उसका कोड है हेक्साडेसिमल, है ना। इंटरप्रेट होने के बाद b इज इक्वल्स टू 6 का कोड है यार ये 43FR0X। ठीक है, फिर बी प्लस प्लस का कोड है यार आपका F8RR80। उसके बाद यार प्रिंट ए का कोड है आपका P80CX। बी प्लस प्लस का फिर से कोड है F8RR80 और प्रिंट बी का कोड है यार आपका 4RR ED। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ यार, बी प्लस प्लस आपका जब दो बार आपने लिखा, बी प्लस प्लस दो बार लिखा तो बी प्लस प्लस का सेम कोड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कोड होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये कन्वर्जन हो रहा है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर यही कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर यार दो बार सेम चीज लिखने के लिए उसने फिर से दो बार इंटरप्रेट करा। ठीक है, लेकिन जेआईटी कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही उसने देखा कि यार पहले वो क्या करेगा, बी प्लस प्लस को एक बार स्टोर कर लेगा कि बी प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पर F8RR80। ठीक है, अब जैसे ही उसको बी प्लस प्लस दिखता है वो चेक करेगा कि क्या मेरे पास बी प्लस प्लस पहले से लिखा हुआ है। अगर है तो वो उसे ही उठा करके इसमें रख देगा कि ठीक है इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जेआईटी क्या करता है, पहले से देख लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेआईटी इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम, है ना। इट कंपाइल्स बाइट कोड टू मशीन कोड एट रन टाइम। ठीक है, यहाँ पर वही हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स आर कंपाइल्ड वंस एंड केप्ट इनटू मेमोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी प्लस प्लस इज फ्रिक्वेंटली यूज, दो बार यूज किया गया है, तो उसको एक बार उसने कंपाइल करा और उसको मेमोरी में रखा उसने, और फिर दूसरी बार उसने उसी को वही प्रोवाइड करवा दिया। दूसरी बार F8RR80 उसने बी प्लस प्लस को प्रोवाइड करवा दिया क्योंकि उसके पास पहले से रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है कोड पर। इस तरह से आपका जो है सिस्टम वो स्लो नहीं होने देगा और बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि यहाँ तो यार 6 लाइन की बात नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए 6000 लाइन का कोड है, उसमें से 200 लाइन तो यार आपकी सेम हो गई मान लीजिए। तो यार यहाँ पर बहुत इजीली बहुत फास्ट आपका कंपाइलेशन हो जाएगा। तो यार अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, आपने बहुत बार सुना होगा। जावा जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब क्यों है, उसका रीजन सामने वाला आपसे पूछ सकता है। तो यार रीजन बहुत इजी है, अभी हम समझाएंगे, इस तरीके आपको समझ आ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा क्यों इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब पहले समझ लेते क्या होता है। क्या जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी हार्डवेयर या कुछ भी। ठीक है, यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है यार बाइट कोड की मदद से होता है। बेसिक कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि बाइट कोड की मदद से जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो मल्टीपल सिस्टम्स पर चल जाएगी। ठीक है, यार उसको सिर्फ एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि आपका जेवीएम होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन, उसको सिर्फ जेआरई के अंदर आपका जेवीएम हो जाता है, वो चाहिए होता है जिसकी मदद से वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकती है। ठीक है, कैसे होती है एक बार मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यार डायग्राम में यहाँ पर आपका है सोर्स कोड। ठीक है, मैं कुछ भी इसका नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ abc.java। डॉट जावा यार आपका सोर्स कोड होता है ऑब्वियसली। आपका यहाँ पर है आपका कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है यार, सबसे पहले इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड में यार आपका होता है abc.class। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि abc.java को कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा abc.class फाइल में। अब यार abc.class फाइल जो है ना, बस
यही हमें चाहिए। एबीसी डॉट क्लास फाइल कहीं भी चल जाएगी, आप चाहे एप्पल की बात करें, विंडोज़ की बात करें, लिनक्स की बात करें। कैसे चलेगी भैया? उसके लिए हमें चाहिए जेवीएम, ठीक है। एप्पल का जेवीएम उसके पास है, विंडोज़ का जेवीएम उसके पास है, लिनक्स का जेवीएम उसके पास है। डॉट क्लास फाइल को एप्पल जेवीएम में डालेंगे तो एप्पल उसको रन कर देगा उसी प्रोग्राम को, ठीक है। आपको सोर्स फाइल नहीं चाहिए। उसको विंडोज़ जेवीएम में डालेंगे, विंडोज़ में भी रन हो जाएगा। और लिनक्स जेवीएम में भी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डवेयर वगैरह, आपका जेवीएम जो है आपकी क्लास फाइल को, जो कि आपका बाइट कोड है, उसको चला देता है। क्योंकि यार बाइट कोड तो ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट होना बहुत ईजी है जेवीएम की मदद से, ठीक है। तो इसलिए यार इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें आप जावा में पढ़ते हैं, दोनों स्टोरेज के काम आती है, ठीक है। बट डिफरेंस है, बहुत ही इजी से डिफरेंस है यार। आपको ये इजी इजी डिफरेंस याद करने हैं, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस है यार आपका, एरे जो है वो अलग अलग डेटा टाइप्स कंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यार सेम डेटा टाइप कंटेन करता है, ये तो आप सभी को पता है एरे, ठीक है। एरे लिस्ट वहीं पर यार अलग अलग डेटा टाइप्स कंटेन कर सकता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। अब दूसरा डिफरेंस यार, एरे हम जब क्रिएट करते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसकी साइज भी डिफाइन करते हैं। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है, ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब कि आपने एक एरे लिस्ट बनाई है, वहां पर आप यार साइज नहीं दोगे शुरू में, जैसे जैसे उसमें ऐड करते जाओगे वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है यार, एरे में आपको कोई भी डेटा ऐड करना है तो आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जाइए, इस इंडेक्स पर मेरा डेटा जो है इसको ऐड कर दीजिए। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उसमें आपको कोई इंडेक्स नहीं देना पड़ता है डेटा ऐड करने के लिए। उसके बाद यार एरे आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे आपने जावा में देखा ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करी गई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं यार आपके ऐसे। बाकी यार एरे लिस्ट आपका सिंगल डायमेंशनल होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है यार आपका, एरे में आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी आते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन एरे एरे लिस्ट में क्या होता है यार, आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अब यार एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि यार अगर एरे लिस्ट में हम जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज कर लेंगे तो क्या होगा? तो यार यहाँ पर आपको बता दूं कि जावा अपने आप इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ही एरे लिस्ट में इंसर्ट करेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही एरे और एरे लिस्ट का डिफरेंस बहुत आसानी से जो है क्लियर हो चुका है। अब यार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यार, हाउ टू रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग। ये बहुत से बार आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर क्लास का इस वाइट स्पेस ऑब्जेक्ट इस वाइट स्पेस मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाइट स्पेस मेथड क्या करता है, इस वाइट स्पेस मेथड में आप कोई भी कैरेक्टर डालेंगे, अगर वो एक नॉर्मल वाइट स्पेस हुआ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। तो यार सबसे पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर आउटपुट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं आउटपुट नाम का। क्यों बना रहे हैं यार? क्योंकि हमको जो है लास्ट में आउटपुट शो करना है, तो हम इसी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है। उसके बाद यार सबसे पहले कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। कैरेक्टर एरे क्यों बनाया? क्योंकि मान लीजिए जो एक इनपुट दे रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट में आपने कुछ भी लिया, उसको यार आपको कैरेक्टर एरे में डालना ही पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि आप एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे ना। डॉट इस वाइट स्पेस में आप एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए आपको एक एक कैरेक्टर उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको अभी समझ आ जाएगा। हम यूज कर रहे हैं यार फॉर ईच लूप का, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैर सी कैर एरे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, एक एक बार हम कैर सी में कैर एरे से एक एक जो कैरेक्टर है उसको उठा करके लिख रहे हैं। फिर हमने लगा दी है कंडीशन, अगर कैर इज वाइट स्पेस। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा करके मैंने लिखा है, इफ कैरेक्टर ऐसा, ठीक है, ये है नॉट, ठीक है। तो अगर ये वाइट स्पेस है पर फिर आगे नॉट हो गया, मतलब ये अगर वाइट स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे नॉट हो गया मतलब अगर ये वाइट स्पेस नहीं है, तब तो आप क्या करो, आउटपुट में अपेंड कर दो, ठीक है। इसका मतलब समझ आ गया ना आपको? इसका मतलब क्या है कि ये सी को अपेंड कर देगा आउटपुट में। आउटपुट हमारा पहले सबसे पहले खाली था, उसमें एक एक करके आपके सारे लेटर्स आते जाएंगे जो कि वाइट स्पेस नहीं है, ठीक है। वाइट स्पेस होगा तो यार इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो एक एक करके आपके सारे आइटम्स आते जाएंगे जो कि आपके वाइट स्पेस नहीं है। और इसी तरह से आपका जो आउटपुट है
वो आपका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट बन जाएगा और आउटपुट डॉट टू स्ट्रिंग में आपका जो है वो बाहर आउटपुट दे देगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो दे देगा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि यार वाइट स्पेसेस कैसे रिमूव करोगे स्ट्रिंग से, तो आप बोलोगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रिंग को जो है कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। उस कैरेक्टर एरे में फॉर लूप की मदद से एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो वाइट स्पेस है। फिर अगर वो वाइट स्पेस नहीं है तो उसको आप आउटपुट में स्टोर करेंगे और आउटपुट को जो है आप दे देंगे एज एन रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया है। इसको आप परफॉर्म करके देखिए, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। सारे इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक हैंडल्स का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, इंटरफेस के बारे में आपसे पूछ लेगा। इंटरफेस क्या होता है जावा में, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। तो यार आपको बेसिकली यह बताना है कि इंटरफेस एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड डिक्लेरेशंस होते हैं। मान लीजिए फन नाम का मेरा कोई मेथड है, तो मैं उसकी बॉडी नहीं लिखता हूँ इंटरफेस में, हमेशा ध्यान रखिए। मैं सिर्फ यार ऐसा डिक्लेयर कर दूंगा, उसको बस डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा, है ना। और उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखूंगा। ये होता है इंटरफेस। और एक और बात ध्यान दीजिए, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के काम आता है। बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं इंटरफेस के लिए। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है। कोई भी क्लास अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको वो सारे मेथड्स लेने पड़ेंगे जो कि आपने इंटरफेस में डिक्लेयर करे हैं। जैसे मान लीजिए फन और फन वन मेरा एक इंटरफेस है। ठीक है, ये मेरा पूरा इंटरफेस के अंदर दो मेथड्स है, दो मेथड्स मैंने ले रखी है। अगर मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ किसी भी क्लास में, तो मुझे दोनों मेथड की बॉडी उस क्लास में लिखनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यार, जितनी भी मेथड्स है ना वो अपने आप पब्लिक एक्सट्रैक्ट वॉइड बन जाएगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो बन जाएगी, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यार, जितने वेरिएबल्स होता है ना वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल बन जाएंगे इंटरफेस के अंदर। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास जो है वो एक्सटेंड नहीं करती है। जैसे हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में एक्सटेंड करवाते हैं, इंटरफेस में यार इम्प्लीमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंटरफेस में हमेशा इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यार इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसानी से आप यार क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं अगर इंटरफेस पर आता है तो। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस पर। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास है, उसके अंदर fun नाम का ऑब्जेक्ट आपका मेथड है। फिर दूसरी क्लास है यार, उसमें भी आपका fun नाम का मेथड है। अब अगर एक और क्लास में आपने इन दोनों को इनहेरिट करवा लिया, ठीक है, एक्सटेंड करवा लिया, और यहाँ पर आप अगर कॉल कर देते हैं fun को, तो यार जावा तो यार बहुत ही दिक्कत में आ जाएगा कि यार मैं कौन से fun, कौन से इस वाले fun को लाऊं या इस वाले fun को लाऊं। ठीक है, दोनों क्लासेस में आपके मेथड्स fun है ना। तो इसलिए यार मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यार मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि यार एक सब क्लास होती है या फिर एक चाइल्ड क्लास होती है, वो दो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना चाहे, ये होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, तो यार नहीं होता है, क्योंकि वो एम्बिगिटी में पड़ जाता है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि मैं कौन सा वाला मेथड जो है उसको कॉल करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो है अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंटरफेस। उसमें हमने आपको बताया था कि यार मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस की मदद से अचीव हो सकता है। तो जी हाँ, एक को आप करेंगे एक्सटेंड और दूसरे को आप करेंगे इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट किसको करेंगे, इंटरफेस को, और एक्सटेंड किसको करेंगे, एक और क्लास को। तो इसकी मदद से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। इसका कोड वगैरह आपको हमारी जो प्लेलिस्ट अभी चल रही है उसमें आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा रोचक क्वेश्चन है, क्योंकि यार नॉर्मली आपने नहीं सुना होगा लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन है यार ब्लैंक फाइनल। ठीक है, फाइनल तो आपने जरूर से पढ़ा होगा। फाइनल क्या होता है, किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट बना दे वो होता है फाइनल, है ना। यहाँ पर देखिए फाइनल इंट a इज इक्वल टू 10। ए को यार चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो फाइनल है। तो किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट बना दे वो होता है हमारा फाइनल। लेकिन यहाँ ब्लैंक फाइनल क्या होता है, आप यार कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अभी आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लैंक फाइनल वो होता है यार जिसको आप इनिशियलाइज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फाइनल इंट आई, बस फाइनल इंट आई, इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज मैं बाद में कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे, इस आई को बोलेंगे यार हम ब्लैंक फाइनल। ठीक है, तो यार एक सिंपल सा ब्लैंक फाइनल एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, इसको आप प्रोग्रामेटिकली करके दे सकते हैं, ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो यार ये होता है आपका ब्लैंक फाइनल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कैन यू कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इनसाइड अनदर कंस्ट्रक्टर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कंस्ट्रक्टर है किसी क्लास का, उसको आप कॉल करना चाहते हैं उसी क्लास के किसी और कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला आंसर होगा आपका यस, हाँ हम कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं यार कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। उसको कैसे अचीव करते हैं, उसको इसकी मदद से अचीव करते हैं, दिस एंड पैरेंथेसिस, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यार कैसे हो रहा है हम कोड में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर ने क्या करा, अभी क्या करा इस कंस्ट्रक्टर ने वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे हमने यहाँ पर क्या करा है। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पीएसवीएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इन्फिलर्न का। नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इन्फिलर्न का। इसका जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। इसके इन्वोक होते ही इसके इन्वोक होते ही ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही यहाँ पर उसको मिला दिस, और फिर मैंने लिखा यार हाई इन्फिलन। ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया इसी के अंदर से। कैसे किया, दिस के ब्रैकेट में जो मैंने स्ट्रिंग दी है ना, वो एज एन इनपुट इसके लिए जाएगा। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनपुट चले जाएगा दिस की मदद से। ठीक है, दिस के बाद मैंने इनपुट में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पास क्या किया है, हाई इन्फिलन। तो ये चले जाएगा यार अपना जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसके स्ट्रिंग वाले आर्ग्यूमेंट में, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं इन्वोक करूंगा वैसे ही ये आएगा, और जैसे दिस होगा वैसे ये आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। तो इस तरह से हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। हमने नॉर्मल वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, और उसका आपको आउटपुट क्या दिखेगा, आउटपुट में आपको दिखेगा यार ये लिखा हुआ। ठीक है, ये आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट में शो हो जाएगी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर चेनिंग आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको आप करके देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में आप करके देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार बहुत ही इंटरेस्टिंग था, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपको एरे का पता करना है। ठीक है, तो इसका लॉजिक यहाँ पर हमने बता रखा है कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे पहले क्या करना है, आप एक जैसे हाईएस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ये हमने बना लिया हाईएस्ट। फिर आप सेकंड हाईएस्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उन दोनों वेरिएबल्स में सबसे पहले आप स्टोर करवा देंगे यार मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मतलब एक बहुत ही छोटी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी उसमें स्टोर। क्योंकि यार आप जो है हाईएस्ट निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, ताकि कंपेयर करेंगे ना तो कोई भी छोटी वैल्यू भी होगी तो भी वो हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं यार हमारे फॉर लूप के साथ। तो फॉर लूप से हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं यार, सबसे पहले क्या होगा, इंट आई जो है उसमें क्या स्टोर होगा, आई में यार सबसे पहले आएगा आपका 5, है ना। तो क्या 5 जो है वो हाईएस्ट से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यार हाईएस्ट से सब कुछ बड़ा होगा, सेकंड हाईएस्ट से भी सब कुछ बड़ा होगा। तो हाँ 5 जो है मेरा हाईएस्ट से बड़ा है, ये ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने के बाद क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट में हाईएस्ट चले जाएगा। ये क्यों हो रहा है अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेकंड हाईएस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट में क्या चले गया यार आपका हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट की कुछ वैल्यू थी वो उठकर यहाँ पर चले गए, अभी मैं लिख देता हूँ -1 मान लीजिए। और हाईएस्ट में क्या चले जाएगा आपका आई। ठीक है, हाईएस्ट में चलेगा आपका 5। अब क्या होगा, एक और लूप चलेगा। ठीक है, तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो क्या 2 जो है वो हाईएस्ट से बड़ा है, 2 जो है वो हाईएस्ट से बड़ा है, 5 से बड़ा है, नहीं नहीं है। तो फिर क्या होता है, एल्स कंडीशन में जाता है, क्योंकि यार ये इससे तो बड़ा नहीं, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या वो सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है। तो अब एल्स कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या वो सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है। तो जी हाँ, 2 जो है आपका -1 से बड़ा है, मिनिमम वैल्यू से बड़ा है। तो आप सेकंड हाईएस्ट को जो है 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा 2। ठीक है, अब आई जो है वो 2 से हो जाएगा 3। जैसे ही आई 3 होता है वैसे ही वो चेक करेगा सबसे पहले कि क्या 3 जो है वो 5 से बड़ा है, हमारे हाईएस्ट से बड़ा है। तो जी नहीं, जी 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेक करिए कि यार सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है। तो हाँ 3 जो है हमारा 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट को आप कर दीजिए 3। ठीक है, फिर जो है आई हो जाएगा 9। तो क्या 9 जो है हमारे हाईएस्ट से बड़ा है। तो जी हाँ, हमारा जो 9 है वो हाईएस्ट से बड़ा है। तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर,
हाईएस्ट जो है आपका जो है 9 है, हो जाएगा। क्यों, कैसे होगा? सेकंड हाईएस्ट को पहले आप कर दो 5, तो सेकंड हाईएस्ट को आप कर दिए 5, है ना। अब हाईएस्ट को कर दो जो हमारा आई है, तो हाईएस्ट को कर दिया 9। ऐसा लॉजिक चल रहा होता है, ठीक है। 9 के बाद ये हो जाएगा 7, तो फिर से वो चेक करेगा तो क्या हाईएस्ट जो हमारा 7 से बड़ा है, जी नहीं, तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा कि क्या वो सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है, तो जी हाँ सेकंड हाईएस्ट से तो बड़ा है, तो इस 5 को आप कर देंगे 7। सेकंड हाईएस्ट में 7 चले जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट नहीं तो सेकंड हाईएस्ट में चले जाएगा। उसके बाद 7 का हो जाएगा 6, तो क्या 6 हमारा 9 से बड़ा है, जी नहीं। क्या 6 हमारा सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है 7 से, जी नहीं। तो यार आंसर जो है आपका सेकंड हाईएस्ट में क्या स्टोर्ड है, लास्ट में 7 स्टोर्ड है, तो इसका आंसर आपको 7 मिल जाएगा। तो इस लॉजिक की मदद से, कुछ नहीं एक इफ एल्स है आपका और बाकी लूप आपका बाहर है ही, तो यार इस लॉजिक की मदद से आप सेकंड हाईएस्ट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, और हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया सेकंड हाईएस्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, जावा पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस, ठीक है, मैंने पहले भी अपने वन शॉट वाले वीडियो में आपको बता रखा है। पैकेजेस मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। फोल्डर, फोल्डर में क्या यार आपकी चीजें रखी रहती है ना, उसी तरह से पैकेजेस में भी बहुत सारी चीजें रखी रहती, क्या रखी रहती, क्लासेस, इंटरफेसेस, फंक्शंस, ये वो, ठीक है। सारी जो आपकी क्लास वगैरह जो आपने कोड करी है, उसको आप एज अ पैकेज बना सकते हैं और उसमें अलग अलग क्लासेस को लिख सकते हैं, ठीक है। पैकेज क्या होता है, आपने एक फोल्डर बनाया, इसमें आपकी मान लीजिए C1, C2, ऐसे मान लीजिए आपकी C5, 5 क्लासेस है। अब आप उन 5 में से 4 को यूज करना चाहते हैं, आप पांचों को यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पैकेज को कहीं इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करवा करके आप उन पांचों क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ पैकेजेस हेल्प्स डेवलपर्स टू मॉड्यूलराइज द कोड एंड ग्रुप द कोड फॉर प्रॉपर रीयूज, ठीक है। रीयूज के लिए आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई भी उसको इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से पैकेजेस जो है वो इंपोर्ट हो सकते हैं और उनका यूज हो सकता है ना। यही सिग्निफिकेंस है यार पैकेजेस का जावा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, एरे और वेक्टर में डिफरेंस। एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एरे क्या होता है, एरे ग्रुप्स डेटा ऑफ सेम प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्टैटिक इन नेचर, मतलब कि एक ही डेटा टाइप उसमें जाएगा, और एरे आपका स्टैटिक होगा, मतलब कि यार एक बार साइज उसकी फिक्स कर दी, उसके बाद उसकी साइज चेंज नहीं होगी। वहीं वेक्टर्स क्या होते हैं यार, वो अलग अलग डेटा टाइप जो है होल्ड कर सकते हैं, और वो डायनेमिक होते हैं, मतलब कि एक बार उसकी साइज फिक्स कर दी तो वो उतनी नहीं रहेगी। फिक्स आप करते भी नहीं है, वेक्टर में आप साइज नहीं देते हैं, वेक्टर जो है आपका डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब आपकी साइज अपने आप बढ़ेगी जैसे जैसे आप एलिमेंट्स उसमें ऐड करोगे। वो अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है एरे और वेक्टर में। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। और यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गार्बेज कलेक्शन के ऊपर। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? तो यार नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए, गार्बेज, ठीक है, मतलब जो काम की चीज नहीं है। कलेक्शन मतलब उनको कलेक्ट कर लो। तो बेसिकली काम की चीज क्या नहीं होगी प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग में जो गार्बेज होता है वो क्या होता है, हमारा मेमोरी स्पेस जो कि हम फ्री करना भूल गए हैं, ठीक है। वो फालतू का मेमोरी स्पेस रखा हुआ है, वो मेमोरी जो है घेर रहा है। तो क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन में वो फ्री हो जाता है। फ्री कैसे होगा? वो डिलीट कर देगा उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि अनरीचेबल है, जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका जो मेमोरी रिसोर्सेस है उसकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो यार एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टैक और हीप में से कौन सी ऐसा पार्ट ऑफ मेमोरी है जो कि गार्बेज कलेक्शन के टाइम क्लीन होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है यार, हीप आपका वो मेमोरी है जो कि गार्बेज कलेक्शन के टाइम हमेशा क्लीन होगा, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन का बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउटपुट वाला, ठीक है। आपसे यहाँ पर इंटरव्यू में तो नहीं, पर आउटपुट के क्वेश्चन आपसे कोडिंग राउंड में पूछ सकते हैं कि इनका जो आउटपुट है वो बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर थोड़ा फास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए यार कि आपका मेन जो है उसके अंदर आपका वो क्या कर रहा है। मेन के अंदर वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। ए क्लास हमारी यहाँ पर है, ठीक है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उसने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट से फन फंक्शन को कॉल किया। फन फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर्ग्यूमेंट दे दिया उसने 12। अब फन फंक्शन क्या कर रहा है, फन फंक्शन यार हमारा यहाँ पर है, फन फंक्शन क्या कर रहा है, फन फंक्शन जो है अंदर रिकर्जन कर रहा है। ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको एकदम से पहली नजर में दिख जाना चाहिए। फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर अंदर, फंक्शन कर रहा है यार आपका रिकर्जन। रिकर्जन में वो क्या कॉल कर रहा है, फन ऑफ, रिकर्जन में कॉल कर रहा है फन ऑफ 11। फिर वो 11 ऊपर जाएगा और फिर क्या कॉल करेगा, फन ऑफ 10। ये कब तक होता रहेगा, ये कब तक होता रहेगा, ये इन्फाइनेटली होता रहेगा, ये आपको दिख जाना चाहिए यहाँ पर।
इनफाइनाइटली होता रहेगा, क्योंकि कोई भी बेस कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है, बेस कंडीशन नहीं होगी तो इनफाइनाइटली चलते जाएगा रिकर्जन, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है रन टाइम एरर है, ठीक है। कंपाइलेशन एरर नहीं है, रन टाइम एरर है। कंपाइलेशन एरर कब आता है? जब सिंटेक्स में कोई दिक्कत होती है। सिंटेक्स में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रन टाइम जो है इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है यार रन टाइम एरर, ठीक है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आउटपुट वाला है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, आपको देखकर ही समझ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। पहला ओबीजे, दूसरा ओबीजे 1 और फिर है ओबीजे 2, ठीक है। इसमें आपका हेलो स्टोर्ड है, इसमें इन्फिलन स्टोर्ड है और इसमें फिर से हेलो स्टोर्ड है। तो बेसिकली आप प्रिंट करवा रहे हैं क्या, ओबीजे डॉट, अब ठीक है यहाँ पर डॉट इक्वल्स क्या होता है यार, ये स्ट्रिंग का मेथड होता है। तो क्या ओबीजे डॉट इक्वल्स ओबीजे 1, ठीक है। तो क्या हेलो और इन्फिलन इक्वल है? तो यार ये तो फॉल्स हो गया, सीधा आपको दिख रहा है दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। और फिर अगर हम करते हैं यार ओबीजे डॉट इक्वल्स ओबीजे 2, तो क्या हेलो और हेलो इक्वल है? तो जी हाँ, ये दोनों हमारे इक्वल है। इसने स्ट्रिंग को कंपेयर किया, उसने बताया कि यार ओबीजे जो है वो ओबीजे 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है आउटपुट मिलेगा फॉल्स और ट्रू। तो यही आपका राइट आंसर है। और इस तरह से हमने यार सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक है, या फिर हमारा जो वन शॉट वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें जा करके आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कोई भी डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंट पे, या फिर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हम जरूर से आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।